तो गाइस मैं आ गया हूँ पार्ट 3 लेके प्लास्टिक एनालिसिस का। हम इस वीडियो में देखेंगे प्लास्टिक हिंजेस क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है और भी क्या टर्म्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्लास्टिक हिंजेस क्या होते हैं, जबकि कोई क्रॉस सेक्शन पे जो यील्ड स्ट्रेसेस हैं वो थ्रू आउट द डेप्थ लग रहे हों, तो उसके बाद में पर आप कोई भी लोडिंग इंक्रीज़ करते हैं तो उस लोडिंग इंक्रीज़ करने की वजह से बीम जो है आपकी बकल हो सकती है, रोटेट हो सकती है, जिसकी वजह से उसमें प्लास्टिक, और अगर आपका मूवमेंट प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी तक पहुंच जाता है तो उस सेक्शन में प्लास्टिक हिंजेस का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लास्टिक हिंजेस का फॉर्मेशन जहाँ पर होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो मूवमेंट होगा वो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी के बराबर ही होगा, ठीक है। और ये होता है हमारा थ्रू आउट द डेप्थ जो है यील्ड स्ट्रेसेस लगते हैं, वो मैंने दिखाने के लिए आपको ये सेक्शन बनाया है। इसमें दिखाया है y इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस है, मतलब कि Fy जो है यूनिफॉर्मली लग रहे हैं पूरे एरिया पे, क्योंकि हमारा ये एरिया जो है, ये डेप्थ जो है नेग्लिजिबल होती है। बस ये दिखाने के लिए मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया है, वरना मैंने पहले अच्छे से समझाया पहले की दो वीडियो में। पहले की दो वीडियो ज़रूर देखें आप, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो। फिर हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म होता क्या है। मैकेनिज़्म आपने टर्म ज़रूर पढ़ी होगी, अगर आप पहले गुजर चुके हैं इस टॉपिक से तो आपने ज़रूर देखा होगा मैकेनिज़्म टर्म। अब मैकेनिज़्म हमने दोनों में देखेंगे, इलास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक एनालिसिस। फिर हम देखेंगे कंपैरिजन करके, तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो आपने देखते हैं कि इलास्टिक एनालिसिस में जब भी हम कोई लोड लगाते हैं उसकी वजह से अगर कोई डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको भी कोई स्ट्रेसेस निकालना चाहें तो P/A होते हैं, जो कि नॉट अ रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं। और रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन में किसी भी सेक्शन में कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आते हैं, जो कि हमारा अगला वो है, अगला पॉइंट है। तो ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबल है क्योंकि इसमें पॉइंट पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जबकि ये स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल है क्योंकि आपने इस पर जैसे ही लोड लगाया ये यहाँ से मूव करे कहीं और चले जाएगा, पर किसी भी सेक्शन में कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे। तो ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन होता है और इसको हम अनस्टेबल बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल है। तो हम इसको मैकेनिज्म बोलते हैं इलास्टिक एनालिसिस में। वहीं हमने रोटेशन के भी दो केस देखे हैं कि किसी भी बीम में आपका जब रोटेशन देखने को मिल रहा है थीटा एंगल से, तो किसी भी सेक्शन पे आप देखेंगे तो स्ट्रेसेस जो है M/Z, जो कि मैंने फ्लेक्सर फॉर्मूला से निकाल के दिखाए हैं आपको। तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है ये रिजिड बॉडी रोटेशन को शो नहीं करता है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा बीम का। पर जबकि दूसरा सेक्शन देखें, अगर बीच में हम यहाँ पिन जॉइंट दे दें, जिसको हम हिंज बोलते हैं, पिन जॉइंट दे दें, तो इसकी वजह से ये पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। ये बीम सेटअप होते ही ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ रोलर सपोर्ट दिए हैं, यहाँ से हिल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिजिड बॉडी रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलेगा आपको। किसी भी इस पॉइंट पे देखेंगे आप, कोई भी स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रेसेस ज़ीरो होंगे। तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म। अब यही चीज़ हम प्लास्टिक एनालिसिस में कैसे देखते हैं। जब प्लास्टिक एनालिसिस में जब किसी बीम पे हम यील्ड लोड लगाते हैं तो किसी पॉइंट पर हम स्ट्रेसेस देखेंगे तो वो यील्ड स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। अब यील्ड स्ट्रेसेस निकालने के लिए हम Py/A, सिंपल सी बात है, आपको पता ही लोड अपॉन एरिया स्ट्रेसेस होता है। तो किसी भी बार पे अगर आप यील्ड स्ट्रेसेस लगा दें तो उसके बाद में आप कोई भी स्ट्रेस ना इंक्रीज़ करें, पर फिर भी आपकी बीम में यील्डिंग देखने को मिलेगी, डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हम इसको ही आइडियलाइज़ कर लेते हैं रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन से। हम मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो रहा है प्लास्टिक सेक्शन के अंदर, प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर। यही हम एक रोटेशन में देखें कि अगर हम बीम अगर रोटेट करती है विदाउट इंक्रीज इन मूवमेंट आफ्टर द अप्लाइड मूवमेंट, आफ्टर द पॉइंट व्हेन द अप्लाइड मूवमेंट बिकम्स इक्वल टू द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, तो हम उस सिचुएशन को भी आइडियलाइज कर लेते हैं एज रिजिड बॉडी रोटेशन, ठीक है। तो यही हमारे अजम्पशंस होते हैं प्लास्टिक एनालिसिस में कि कब हमारा अनस्टेबल या मैकेनिज्म फॉर्म होगा। जब मैकेनिज्म फॉर्म होता है उसी टाइम पे हमारे प्लास्टिक हिंजेस बनते हैं। अगर मैकेनिज्म फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो सेक्शन में कोई भी प्लास्टिक हिंजेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर मैंने ये लाइन लिखी है कि अगर प्लास्टिक हिंजेस के बीच में कोई भी सेगमेंट अगर मूव कर रहा है विदाउट इंक्रीज इन लोड, तो लोड रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस मैकेनिज्म जो होगा वही होगा कोलैप्स लोड। मतलब दो प्लास्टिक हिंजेस या फिर दो पॉइंट्स जिसमें से एक प्लास्टिक हिंजेस हो, इसके बीच में जो सेक्शन है वो इजीली मूव कर रहा है विदाउट इंक्रीज इन लोड, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म फॉर्म हो चुका है। और जिस लोड की वजह से मैकेनिज्म फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं कोलैप्स लोड, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इलास्टिक एनालिसिस में ये मैंने केबल बनाई है एक। इस केबल में आप देख सकते हैं कि इसका आप अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे तो इसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल रिएक्शन है, तो इसकी वजह से इसकी इंडिटरमिनेसी आएगी 1। और अगर यही 1 आप इसमें ऐड कर देंगे, वह एक हिंज अगर प्रोवाइड कर देंगे इसमें कहीं पे भी, तो उस हिंज की भी एक मोमेंट रिएक्शन आ जाएगी। इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो आपके पास में 4 इक्वेशंस आ जाएंगी और 4 ही आपके पास अननोन्स होंगे। 4 अननोन्स मतलब कि 4 आपके पास में जो रिएक्शंस हैं और 4 इक्वेशन, 3 इक्वेशन तो ये रही है आपकी इक्विलिब्रियम की, और एक इक्वेशन आपकी मोमेंट से आ जाएगी। तो 4 - 4 0, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट हो जाएगा। पर यहीं पे अगर आप DS+1 हिंजेस ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ये पोजीशन को अपनी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में इसकी इंडिटरमिनेसी जो हो जाएगी, इसमें 5 इक्वेशन बन जाएगी आपकी। 3 तो हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती हैं और 2 आपकी इस हिंजेस की वजह से आ जाएंगी। तो उसमें 4 - 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस मीन्स अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर में आपको पता ही मैकेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो आप कैसे निकालेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितने प्लास्टिक हिंजेस बनेंगे, वो आप इसी से निकालेंगे। उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे, उसमें +1 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्ट्रक्चर में उस सेटअप में कितने हिंजेस बन सकते हैं, प्लास्टिक हिंजेस कितने बन सकते हैं। ठीक है। अब ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक एनालिसिस में हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको यूनिक लोड की एक वैल्यू मिलती है, एक यूनिक वैल्यू ऑफ लोड मिलती है जिसको हम बोलते हैं कोलैप्स लोड। तो ये 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि कोलैप्स से जस्ट पहले आपका स्ट्रक्चर जो है इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब आपका जो बीम है वो स्टिल इन इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि मैकेनिज्म कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कि आपके स्ट्रक्चर में कोलैप्स होने से पहले सफिशिएंट प्लास्टिक हिंजेस बन जाने चाहिए ताकि वो इजीली ट्रांसफॉर्म कर जाए, इजीली रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन शो कर दे, रिजिड बॉडी रोटेशन शो कर दे। तीसरी कंडीशन ये होती है यील्ड कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कोलैप्स जब होने वाला आपका स्ट्रक्चर उससे जस्ट पहले जो बेंडिंग मोमेंट होगा किसी भी सेक्शन में आपके बीम के अंदर, वो हमेशा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से कम ही होगा। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक हिंजेस का फॉर्मेशन हो गया है, और जो पर्टिकुलर लोड की वजह से जिसकी वजह से प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ है वही होता है कोलैप्स लोड। अब एक चीज़ आती है कि प्लास्टिक हिंजेस अब बीम में बनेंगे कहाँ पर। अब एक बीम में कहीं भी बन सकते हैं प्लास्टिक हिंजेस, तो उसके लिए भी 5 लोकेशंस मैंने दे रखी हैं आपको। सबसे पहली आपको ये देखना है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, प्लास्टिक हिंजेस के फॉर्मेशन के चांसेस सबसे मैक्सिमम वहीं पर ही होंगे। दूसरा आप देख सकते हैं फिक्स सपोर्ट पे, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके अप्लाइड लोड की वजह से जनरेट हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके फिक्स एंड पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से भी आप प्लास्टिक हिंजेस बन सकते हैं। और अगर वह फिक्स एंड पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो अप्लाइड लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट हो रहा है उसको एक्सीड कर जाता है, तो पहले आपके प्लास्टिक हिंजेस बनेंगे फिक्स एंड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृपया अगर आपने सुनी ना हो तो ये रिवाइंड करके वापस देख लेना। और आपका अंडर पॉइंट लोड भी बन सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लोड के नीचे भी बेंडिंग मूवमेंट के मैक्सिमम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर यह है फ्री हैंड पे नहीं बनेंगे। जैसे ये फ्री हैंड है, यहाँ पे आप इसका SFD BMD बनाएंगे तो इस पर हम देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट 0 है, तो इस पर कोई चांसेस नहीं है प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होने के। जबकि यहाँ पे बन सकते हैं क्योंकि यह कंसनट्रेटेड लोड है, इसके नीचे प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है, बन सकते हैं यहाँ पे। इस चौथी बात ये आती है जहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन चेंज होता है वहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वीक मटेरियल होगा प्लास्टिक हिंज जो है उसी में बनेगा, जहाँ पर MP जो होगा वो कम होगा। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी जिसकी कम होगी उस सेक्शन में पहले प्लास्टिक हिंज बन जाएगा। और 5वां केस आता है जब मटेरियल चेंज होता है। जब भी कोई मटेरियल चेंज होता है तो आपके उस केस में प्लास्टिक हिंजेस बनते हैं और उस मटेरियल में बनेगा जिसके लिए यील्ड स्ट्रेसेस कम होंगे। जैसा कि इसमें FR 250 MPa है, तो चांसेस ऑफ प्लास्टिक हिंज आर मोर इन दिस केस रादर देन दिस मटेरियल। ओके, तो मैंने सब कुछ बता दिया इसमें प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन क्या है। तो अब मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि इनके न्यूमेरिकल्स आपको समझा सकूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए कि कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, कहाँ नहीं बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन करना आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।